स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं आज फिर एक नए विषय के साथ। आज का विषय है हमारा जनसंख्या वृद्धि। हम देख रहे हैं काफ़ी समय से कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ रही हैं। तो आज इसी विषय पे बातचीत करेंगे कि आखिर जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है और हम भी क्या इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रोफेसर रेनू अग्रवाल, कम्युनिटी मेडिसिन, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद राखी जी। डॉक्टर रेनू, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो जनसंख्या वृद्धि इतनी हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि आप कम्युनिटी मेडिसिन में काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रही है, तो मे बी आप हमें अच्छे से ज़्यादा समझा पाएंगी कि आखिर जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है इतनी। देखिए, जनसंख्या वृद्धि आज की नहीं है, ये आज़ादी से और पहले के समय की है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और आर्थिक कारण है। तीनों का संगम है जिसकी वजह से ये जनसंख्या बढ़ रही है। सभी को मालूम है आज़ादी से पहले 2 वर्ल्ड वॉर हुए और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों का विनाश हुआ। तो उसके बाद लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करना उचित समझा और उसके बाद ज़्यादा बच्चे पैदा करते रहे। आज़ादी के समय पे भी बहुत सारी लोग शहीद हुए। तो उसके बाद जब आज़ादी मिली तो लोगों को लगा कि एकदम कोई फेस्टिवल का टाइम आ गया है और फिर लोग ये भूल गए कि परिवार नियोजन भी करना है और बहुत खुशहाली थी देश में, तो बच्चे पैदा करने लगे। अचानक से कुछ एहसास हुआ थोड़े समय बाद 1970 के आसपास कि अब हमें अपनी जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना है, जब रिसोर्सेज की थोड़ी कमी लगने लगी देश में। तो तब से फिर पॉपुलेशन पे कंट्रोल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जाने लगा जी। और हालांकि पिछले कुछ सालों में फर्टिलिटी के रेट कम भी हुए हैं, प्रजनन का दर जिससे देश में कमी भी आई है आबादी में, लेकिन ये आबादी फिर भी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर देखने में आया है कि मृत्यु दर और जन्म दर हम दोनों चीज़ कम करेंगे तभी जो है मृत्यु दर हमें कम करनी बढ़ानी पड़ेगी और आबादी जनसंख्या जो बढ़ती है वो जन्म दर बढ़ने से बढ़ती है और मृत्यु दर बढ़ने से भी बढ़ती है। पर मृत्यु दर में लगातार कमी आती जा रही है, पर जन्म दर में भी लगातार कमी आ रही है, लेकिन इन दोनों में एक बहुत गहरी खाई है। तो एक बड़ा अंतर है जन्म दर और मृत्यु दर में। जिस रेट से हमारी जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो पा रहे हैं। तो इन दोनों के पूरक ना होने से मृत्यु दर में कमी तो आ रही है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेटली जन्म दर उस प्रोपोर्शन में कम नहीं हो पा रही है। साथ ही हमें महामारियों पे भी काबू पा लिया है हमने बहुत सारी, और पॉपुलेशन का जो एक मोमेंटम होता है ग्रोथ का, उसमें करीबन 1 पीढ़ी लग जाती है, तब हम पॉपुलेशन की कमी कर पाएंगे। तो जो पॉपुलेशन मोमेंटम है उसकी वजह से जो हमें पॉपुलेशन कम करनी है, उस अभी वर्तमान में हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो युवाओं की पॉपुलेशन है जी। और युवा अगर एक बच्चा भी पैदा करते हैं, हर युवा अपने एक जोड़ा बन के एक बच्चा भी पैदा करेंगे तो भी इसमें करीबन हमें 30 से 40 साल लग जाएंगे, जब हम फिर इसके बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू होगी। तो कुछ समय तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी अभी, लेकिन ये चिंता का इतना विषय नहीं है। और थोड़े से सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ऐसा समझा जाता है कि जितने हाथ होंगे उतने काम करेंगे, उतना पैसा आएगा, तो काम के सहारे होंगे। बहुत सारे लोगों में बेटे की चाहत होती है और कम उम्र में शादी भी कर देते हैं, शिक्षा की भी कमी है। तो ये सारे जो कारण हैं मिल के एक ऐसे कारण को जन्म देते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण को, कि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब धीरे धीरे अगर लिटरेसी देश में बढ़ेगी, अगर शिक्षा बढ़ेगी, तो उससे धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा और आ भी रहा है। पहले के मुकाबले अब लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में, हाई सोशियो इकोनॉमिक क्लास में, मिडिल इनकम ग्रुप में सभी लोग अब कम बच्चे पैदा करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं इस चीज़ को लेके। लोग समझ रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं और लोग इस चीज़ को समझ के उस पर कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है जी, एक 2 या 5 साल में 10 साल में इसका परिणाम नहीं दिखेगा। इसके परिणाम देखने में कम से कम 30 से 40 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर रेणु, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर भी एक असर ज़्यादा पड़ता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से असर पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाओं पर? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पे पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो लगातार रिसोर्सेज की कमी आएगी। बिल्कुल। इस रिसोर्सेज की कमी में जैसे हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या कम हो जाएगी, लंबी लंबी कतारें हो जाती हैं हॉस्पिटल में, दवाइयों की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, डॉक्टरों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जो संसाधन है, जो और सुविधाएं हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सब की शॉर्टेज हो जाती है, मैन पावर की शॉर्टेज हो जाती है। एक डॉक्टर पॉपुलेशन और डॉक्टर पेशेंट रेशियो एक WHO ने मानक बना रखा है, उसके अनुसार भी अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी, डॉक्टरों की संख्या सीमित रहेगी, तो उसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी संसाधनों की कमी आएगी। पर इन सब चीज़ों में क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर भी सफ़र करती है, क्योंकि डॉक्टर अगर सीमित होंगे तो वो पेशेंट को उतना समय नहीं दे पाएंगे। साफ़ सफाई, इलाज पे खर्च, आर्थिक बोझ, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हमारी सरकार इन सब से निपटने के लिए बहुत ही कारगर उपाय कर रही है और करती रही है पूर्व में भी, और अभी तो वर्तमान में इसको एक कहते हैं ना कि मोमेंटम या एक्सेलरेशन मिल गया है जी। तो अब हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज निर्मित किया जा रहा है और बहुत सारे तो फंक्शनल भी हो गए हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, सब सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, और जो पहले से थे उनको फंक्शनल भी किया जा रहा है, उनकी भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसके साथ ही सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है आरोग्य मंदिर बनाने का। हाँ जी। आम सेंटर जिनको हम बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक सब सेंटर का ही उच्चीकृत रूप है और PHC और सब सेंटर के बीच की एक कड़ी है जो 5000 की जनसंख्या पे हर गांव में और शहरों में भी उपलब्ध है। तो इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्देश्य है कि हर घर तक, हर जन तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचा सकें और इन पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनका ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है और इनसे रिलेटेड प्रिवेंशन भी उपलब्ध है। TB का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, मलेरिया का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेप्रेसी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है और साथ में ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं की जांच, उनका टीकाकरण, उनसे इवन डिलीवरी तक की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है जी। तो ये बहुत ही कारगर एक उपाय है जो सरकार ने किया है और ग्रामीण परिवेश में भी कई अब नए जो है एक ब्लॉक हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया है। एक 100 बेडेड हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे नए ट्रॉमा सेंटर्स भी बन रहे हैं। इवन मेडिकल कॉलेज के साथ में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी नए बन रहे हैं और आगरा में इस समय सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल फंक्शनल भी हो चुका है और उसमें बड़े से बड़े, जटिल से जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। मैम, अब बात आती है सबसे ज़्यादा यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की। अगर लोग इस बात को अगर गंभीरता से लेंगे और समझेंगे कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो शायद और आसान हो जाएगा जनसंख्या को नियंत्रण करने में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, फैमिली प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है कि हमें सुन के लगता है कि सिर्फ ये फैमिली को प्लान करने से रिलेटेड है जी, लेकिन इसके जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं वो फैमिली तो प्लान होती ही है। फैमिली प्लानिंग के जो भी संसाधन हैं और जो भी मेथड्स हैं उनके द्वारा, साथ में जनसंख्या कम करने के साथ ही ये पूरी परिवार के एक अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे परिवार का एक आर्थिक
बच्चीकरण भी होता है। अगर परिवार में सीमित बच्चों की संख्या होगी, माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बच्चों का बेहतर लालन पालन एवं पोषण होगा, परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलती है, अनचाहे गर्भ से महिलाओं को मुक्ति मिलती है, साथ ही माँ और बच्चे को कुपोषण से भी निजात मिलती है। बिल्कुल। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आती है, और साथ ही जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग कर पाते हैं, तो संसाधनों पर भी दबाव कम आता है। साथ ही ये सुरक्षित यौन संबंध की तरफ भी इंगित करता है। जी बिल्कुल। अब मैम अक्सर कर देखा जाता है महिलाएं तो फिर भी राज़ी हो जाती हैं फैमिली प्लानिंग के लिए या उसके साधनों को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन पुरुषों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें पुरुषों की भूमिका की, तो यहाँ पुरुषों की क्या भूमिका होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए? पुरुषों को जब भी माता गर्भ धारण करती है उसी दिन से पुरुषों की भूमिका शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जब भी कोई गर्भवती माता, सबसे पहले तो एक उसको सुरक्षा का अनुभव दें। भावनात्मक सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, और भावनात्मक सुरक्षा के साथ ही उसको आर्थिक सुरक्षा भी दें। और उसके जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं उनमें अगर पुरुष साथ जाते हैं तो उसको बड़ी सुरक्षा का अनुभव होता है और एक पारिवारिक सपोर्ट का अनुभव होता है। तो जब भी एंटीनेटल केयर के लिए महिला अपने चेकअप के लिए जाती है तो पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनके साथ, अदरवाइज़ फैमिली की कोई फीमेल को भेज दिया जाता है उनके साथ, जैसे पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। तो पुरुष अगर साथ में जाते हैं तो महिला को ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा होती है और उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर मदर सुरक्षित होगी और मदर को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है तो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही अगर पुरुष साथ में जाएगा तो डॉक्टर ने जो परामर्श दिया है उसको सुनेगा और उसको पूरा करने में अपनी पत्नी को सहयोग देगा। इसके अलावा माँ का, गर्भवती माता का खान पान बहुत ज़रूरी है, तो खान पान में सहयोग दें, उसके संसाधन ला कर दें और उसको समय समय पर याद दिलाते रहें। अगर उसको आयरन की गोली खानी है या कैल्शियम की गोली खानी है तो उसके रिमाइंडर समय समय पर देते रहें, जिससे कि महिला उनका सेवन करे। साथ ही उसको टीकाकरण के लिए ले जाएं गर्भवती महिलाओं को। इवन जो डिलीवरी की जगह है उसको चिन्हित करने में भी पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए वाहन का अरेंजमेंट करना, जगह का चिन्हीकरण करना, कहाँ पे डिलीवरी होगी, ये सब चीज़ें महिलाओं को थोड़ी परेशान करती हैं। तो इसमें अगर पुरुष अपनी भागीदारी देंगे और उनके साथ बैठ के निर्णय लेंगे तो ये एक अच्छा कदम होगा। साथ ही जब बच्चा पैदा हो जाता है तो डिलीवरी के वक्त पुरुषों को भी साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल। पुरुष अगर साथ में रहते हैं तो महिला को बहुत ज़्यादा भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव होता है। इसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो समय से उनको घर ले जाना, बच्चे का टीकाकरण कराना, अगेन उनके खान पान का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और उसके बाद अपने परिवार का ध्यान रखना। अगर कोई बड़ा सिबलिंग है बच्चे का तो उसका ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें पुरुष अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से सबसे बड़ा पुरुषों का योगदान होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने हमें, हमारे जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए आपने बताया कि किस तरीके से पुरुषों की भागीदारी हो सकती है। डॉक्टर रेणु, आगे बात आती है कि क्या सरकारी अस्पतालों में परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध है, वो भी निःशुल्क? बिल्कुल उपलब्ध है, और समस्त परिवार नियोजन के साधन बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले पुरुषों की भागीदारी की चूँकि हम बात कर रहे थे, तो पुरुषों के लिए परमानेंट जो है स्टरलाइजेशन मेथड है वेसेक्टमी, जो कि बिल्कुल पूर्णतया सेफ़ है, नो स्कैल्पल टेक्निक से होता है, जिसको कहते हैं बिना चीरे की वेसेक्टमी। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तक उपलब्ध है इसकी सुविधा। साथ ही महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी की परमानेंट स्टरलाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि अब लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी कैंप्स में गांव-गांव, शहर-शहर में हो रही है। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे हो रही है।
और आशाओं के माध्यम से वो चिन्हीकरण भी करती हैं कि किन लोगों का अब लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी हो सकता है। तो जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनको इसके बारे में आशा अधिक से अधिक जागरूक करती है एवं उनका सहयोग लेती है और समय से उनकी ट्यूबेक्टमी कराती है जी। साथ ही आपको टेम्परेरी मेथड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि कंडोम है, खाने की गोलियां हैं। गोलियां दो तरह की होती हैं, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल, दोनों ही उपलब्ध है। नॉन हार्मोनल गोली छाया के नाम से आती है, हार्मोनल गोली मालाइन के नाम से आती है। साथ ही इंजेक्शन मिलते हैं, जो डिम्पा का इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं, अंतरा के नाम से आता है, सरकारी सप्लाई में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा कॉपर टी है, मल्टी लोड है, ये सारी सुविधाएं, इनको लगाने की सुविधा, जैसे कॉपर टी है तो उसको लगाने की भी सुविधा का किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है एवं ये सुविधाएं ओपीडी बेसिस पे हर जगह उपलब्ध है, चाहे ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, इवन सब सेंटर पे, और जो आम सेंटर्स का भी मैंने नाम बताया, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पे भी ये पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध है। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये सारे जो साधन हैं वो निःशुल्क उपलब्ध है सरकारी अस्पतालों में, या आपके नज़दीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र है या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, आप वहाँ जाकर भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर रेणु, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब नवविवाहित जोड़ा होता है या जब लोग सोचते हैं कि नहीं हमें फैमिली प्लानिंग की ओर सोचना चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक नवविवाहित जोड़े को सबसे पहले आपस में बातचीत करनी चाहिए कि उन्हें कब तक अपना बच्चा, पहला बच्चा प्लान करना है, ताकि वो एक सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद ले सके। बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही उन्हें लगता है कि अगर उन्हें बच्चा 1 साल बाद प्लान करना है या 2 साल बाद प्लान करना है, इसमें महिला की उम्र भी एक मैटर करती है कि अगर महिला की उम्र अभी कम है तो उसको कम से कम 20-21 साल तक वेट करना चाहिए। जब तक महिला की उम्र परिपक्व उम्र हो जाए, कम से कम 20 साल या 21 साल की महिला हो जाए, उसके बाद वो जैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से प्लान करते हैं, तो उनको अपना पहला बच्चा प्लान करना चाहिए कि शादी के कितने समय बाद उनको पहला बच्चा चाहिए। और जिन कपल्स के पास एक बच्चा है तो उनको अपने दूसरे बच्चे की प्लानिंग पहला बच्चा होने के तुरंत बात कर लेनी चाहिए कि कितने समय तक उनको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि अभी पहला बच्चा थोड़ा बड़ा होने दो, तब तक हम दूसरा बच्चा प्लान करेंगे, और उसी बीच में गर्भधारण हो जाता है। तो इसलिए पहला बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उनको दूसरे बच्चे के लिए भी प्लान करना चाहिए कि अगर दूसरा बच्चा करना है तो कितने समय बाद। इसमें कम से कम 2 से 3 साल का गैप रखेंगे तो अच्छा रहता है। उससे माता को अपने शरीर को रिजुवनेट करने के लिए टाइम मिलता है, और जो छोटा बच्चा है उसको पूरा प्यार मिल पाता है माता पिता। बिल्कुल। डॉक्टर रेणु, वैसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल हम लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं, और इस बार की थीम भी बड़ी अच्छी सी थी, वो यंग जनरेशन के लिए है। तो मैं चाहूँगी कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, 11 जुलाई के दिन जब सबसे पहली बार 5 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस हुई थी जी, तो तब पहली बार ये मनाया गया था दिवस, और उसके 2 साल बाद ही फिर यूएन ने ये डिसाइड किया कि हर साल हम लोग इस दिवस को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया करेंगे। अब भारत एक युवा देश है, और इस वर्ष की जो थीम थी वो भी युवाओं से रिलेटेड थी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम UNFPA है, वो देता है। तो इस वर्ष की थीम जो थी, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर थीम थी, जो कि युवाओं पे फोकस थी। आजकल के युवा बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हमें कब फैमिली प्लान करनी चाहिए, कब बच्चे पैदा करने चाहिए, करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें किसी और को पालने की क्या ज़रूरत है, हम बच्चे पैदा करें या नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एक सर्वे हुआ है और उसमें ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि बच्चे, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो
जिम्मेदार पीढ़ी नहीं है। नहीं है, तो वो एक जिम्मेदार पीढ़ी है और इस सर्वे में पाया गया है कि वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहले प्री रिक्विजिट है कि वो आर्थिक रूप से स्टेबल हों, शारीरिक रूप से फिट हों और थोड़ा भावनात्मक सुरक्षा उनको चाहिए, जिसकी वजह से वो तब बच्चे पैदा करना चाहते हैं। तो उनकी ये प्राइमरी प्री रिक्विजिट है कि हम पहले फाइनेंशियली स्टेबल हों, एक स्टेबल जॉब हो हमारे हाथ में और हम हेल्थ में अपने आप को फिट रख सकें और परिवारों का सहयोग हो, तो हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेनू। बस लास्ट में ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ लोगों को बहुत सारे मिथ्स भी हैं, शायद आपके सामने भी आते होंगे, जैसे पुरुषों के लिए कि ऑपरेशन कराने के बाद, क्योंकि पुरुषों के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि वो लोग नसबंदी करा लेते हैं, है ना, महिलाएं भी ऑपरेशन करा लेती हैं बच्चे बंद कराने के लिए। तो कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि वो लोग अपना वैवाहिक जीवन है वो उसको नहीं अच्छे से जी पाएंगे। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके के उनके मन में भ्रांतियाँ रहती हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे खुशियाँ लेकर आते हैं और जो ये सर्वे जिसके बारे में मैं बात कर रही थी उसमें भी यही पाया गया है कि आज का यूथ भी ये चाहता है और ये जानता है अच्छी तरह कि फैमिली की हैप्पीनेस और फैमिली की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो ये वो रियलाइज़ करते हैं और वो चाहते हैं बच्चे पैदा करना। लेकिन हर कोई अपना बच्चा एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पैदा करना चाहता है जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उसको मिले। बिल्कुल। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूँगी राखी जी का। जी, थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातचीत करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी के साथ और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।